हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपके चैप्टर का नाम है आधारभूत संरचना और तकनीक। तो कल हमने उसकी पहली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको सजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह के बारे में बताया था और एक समावयवता वाला प्रश्न का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम पूरा समावयवता को कम्प्लीटली पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है समावयवता किसे कहते हैं, है ना। प्रश्न क्या है? समावयवता या इंग्लिश में कहें तो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो समावयवता शब्द जो है वो आइसोमेरिज्म से मिलकर बना है। आइसोमेरिज्म दो शब्दों से मिलकर बनता है, आइसो और मेरिज्म बना है मर से। आइसो शब्द का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब होता है समान, है ना। और मर शब्द का मतलब होता है पार्ट, और पार्ट का अर्थ होता है भाग। तो इसका पूरा शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आइसोमेरिज्म शब्द का अर्थ हुआ समान भाग, यानी जो समान भागों से मिलकर बनते हैं वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। यदि आपको इसकी डेफिनेशन देखनी हो, समावयवता की परिभाषा की यदि हम बात करें तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना सूत्र में अंतर होता है या संरचना सूत्र असमान होते हैं, वे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी। और यह घटना क्या कहलाती है? समावयवता। समावयवी को इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोमर, यानी ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन कितनी सरल है कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनके अणु सूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र डिफरेंट होते हैं वो आपस में समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। अब आगे बात करते हैं हम इनके प्रकार की। समावयवता जो है वो दो तरह की होती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये चार्ट बताया था। समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता का मतलब ये होता है कि ऐसी समावयवता जिनमें अणु सूत्र तो समान है लेकिन उनको जब लिखा जाता है सूत्र के रूप में, जब उनकी संरचना बनाई जाती है तो वो अलग अलग तरह की होती है। या तो वो नॉर्मल रूप में होती है या आइसो रूप में या साइक्लो रूप में पाई जाती है। जबकि दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, यानी त्रिविम में इसका जो स्थान होता है वो अलग अलग होता है। समावयवता 3 डायमेंशनल होती है ये। तो ये इसका जो डिटेल है वो हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। तो इसको हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको संरचनात्मक के बारे में पढ़ना है जो 4 प्रकार की है। पहली बात करते हैं हम श्रृंखला समावयवता की। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है कि आपको जो अणुसूत्र दिया जाएगा उसको अलग अलग तरह से लिखा जाता है, मतलब एक ही श्रृंखला के अंदर। खैर इसका भी डिटेल पढ़ते हैं तब इसके डेफिनेशन में आपको बताती हूँ। श्रृंखला समावयवता के बाद में आती है स्थिति या इसको बोलेंगे हम स्थान समावयवता, यानी जिसमें किसी विशेष स्थान का वर्णन हो। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट समावयवता है जिसका नाम है क्रियात्मक समूह समावयवता। और चौथी समावयवता का नाम होता है मध्यावयता, यानी इसमें ऐसी समावयवता पाई जाएगी जो ऐसे क्रियात्मक समूह द्वारा प्रदर्शित हो जो कि बीच में आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहली वाली समावयवता से। श्रृंखला समावयवता की हम बात करते हैं, है ना। पहला भाग आ जाएगा आपका श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता ऐसे अणुसूत्रों द्वारा प्रदर्शित की जाती है कि जब हम उस अणुसूत्र से जब संरचना सूत्र बनाते हैं तो संरचना सूत्र में मुख्य कार्बन की जो संख्या होती है उनमें अंतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दिया कि भैया हेप्टेन, हेप्टेन यानी कितने कार्बन होते हैं? 7 कार्बन। तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास में 7 कार्बन है, आप इस 7 कार्बन को कितने तरह से लिख के बता सकते हो? तो आपका जवाब होगा कि एक तो हम नॉर्मल रूप लिखेंगे सीधा सीधा, दूसरा हम क्या करेंगे 6 कार्बन क्रम से लिख देंगे, एक को 2 पे लगा देंगे 2 मेथिल हेक्सेन, फिर एक 3 मेथिल हेक्सेन, फिर हम क्या करेंगे 5 कार्बन क्रम से लिखेंगे पेंटेन और 2 डाई मेथिल पेंटेन, 2 डाई मेथिल पेंटेन। याद आई मेरी बात? मैंने आपको जो वीडियोस दिए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के, उसमें शायद 2nd या 3rd वीडियो में ही आइसो रूप बनाने के लिए सिखाए थे मैंने आपको। वही तो है श्रृंखला समावयवता।
तो इस प्रकार की समावयवता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें अणुसूत्र तो समान होता है परंतु संरचना सूत्र में मुख्य शाखा में जो कार्बन की संख्या होती है उनमें अंतर पाया जाता है। तो इसका मैं एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। इसका उदाहरण आप लोग लिखना अपनी कॉपी में। पेंटेन, पेंटेन में कुल 3 समावयवी यौगिक पाए जाते हैं। पेंटेन का अणुसूत्र होता है C5H12। पेंटेन के कुल कितने समावयवी आप बना सकते हो? तो पहला एग्जाम्पल देखें। पहला होगा, देखो 5 कार्बन को क्रम से लिखें, 1 2 3 4 और 5। संयोजकता पूरी कर दे। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो क्या नाम होगा इसका? पांचों कार्बन क्रम से लिखे हैं तो इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। फिर दूसरा तरीका, हम 4 कार्बन को तो लाइन से लिख दें और 5वें कार्बन को यहाँ लगा दें पार्श्व शाखा में। तो जब हम इसकी संयोजकता पूरी कर लेते हैं और जब इसका नाम बनाना सीखते हैं तो क्या तरीका होगा? लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्रम से लिख दिए, है ना। तो ये हो गई मुख्य शाखा और यहाँ पे क्या है? ब्यूटेन है। मुख्य शाखा में 4 कार्बन है तो लिखेंगे हम ब्यूटेन। और यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? मेथिल। तो इसका नाम क्या होगा? पहले हम लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 2 मेथिल ब्यूटेन, है ना। अब इसके बाद में तीसरा क्या करेंगे हम? अब हम 3 कार्बन परमाणुओं को क्रम से लिखते हैं, है ना। 5 कार्बन है, 5 में से 3 क्रम से लिख दिए, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। और इनकी संयोजकता पूरी कर दो। अब इसका नामकरण करोगे तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? तो देखिए, ये 3 कार्बन क्रम से प्रोपेन और ये सेकंड कार्बन है 2 डाई मेथिल और आखिरी शब्द क्या आ जाएगा? प्रोपेन, है ना। तो ये हो गई आपकी पेंटेन के कुल 3 समावयवी बने श्रृंखला समावयवता के अंतर्गत। तो पहली समावयवता हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं दूसरी समावयवता की, जिसका नाम क्या है? स्थिति समावयवता। तो इस प्रकार की समावयवता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें विशेष प्रकार की स्थिति या स्थान का उल्लेख किया जाता है। यानी ऐसी समावयवता जिनमें या तो विशेष प्रकार का द्विबंध या विशेष प्रकार का अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको किसी स्थान पर बताया गया है तो स्थान का वर्णन आपको जरूर मिलेगा, है ना। कैसे? तो इसका एक उदाहरण है, जैसे कि ब्यूटीन। उदाहरण हम लिखेंगे C4H8, है ना। इसको हम कहेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन के 2 समावयवी संभव हैं। कैसे? देखो, पहला 1 2 3 4। देखो नाम से स्पष्ट है, इन का उच्चारण हो रहा है। इन मतलब कि डबल बॉन्ड। तो हम क्या करें यहाँ पे? हम इसको कौन से नंबर पे लगा देंगे? C4H8, है ना। तो पहले पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब संयोजकता पूरी करें, CH2 CH CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूट1इन, है ना। अब दूसरा बना कर देखते हैं। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे कि वही 4 कार्बन 1 2 3 4, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा के देखो तो CH3 CH CH CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट2इन। बात समझ में आ गई कि अगर कोई विशेष प्रकार का बंध है या कोई विशेष प्रकार का क्रियात्मक समूह है और अगर वो अलग अलग स्थानों पे जुड़ता है तो वो स्थान समावयवता होती है। स्थान समावयवता का एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे C3H7Cl। इससे आप कितने स्थान समावयवी यौगिक बना सकते हो? तो देखो, एक पहला 3 कार्बन है ना, 1 2 3, पहले वाले पे Cl जोड़ दो, CH2 CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन। तो एक तो ये बन जाएगा। दूसरा 1 2 3, इस बार 2 पे Cl जोड़ दो तो ये CH3 CH CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन।
तो स्थान समावयवता अच्छे से समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार की समावयवता की, मतलब कि क्रियात्मक समूह समावयवता, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब हम तीसरी समावयवता पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रियात्मक समूह समावयवता। सबसे इंपॉर्टेंट समावयवता है ये। तो क्रियात्मक समूह समावयवता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु जब हम इनकी संरचना बनाते हैं तो संरचना सूत्र में अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट समावयवता है और इसकी डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, इसके एग्जाम्पल स्पेशली पूछे जाते हैं। तो अणु सूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। जैसे ये C2H6O, अब आप इससे कितने क्रियात्मक समूह बना सकते हैं? तो पहले तो अपन अपने दिमाग में ये रखें कि वो कौन कौन से क्रियात्मक समूह है जिसमें एक ऑक्सीजन आता है। तो एक तो होता है अल्कोहल, है ना, एक होता है ईथर, एक होता है कीटोन और एक होता है एल्डिहाइड, है ना। तो ये चार ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिसके अंदर एक अल्कोहल, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि C2H6O के द्वारा हम कितने यौगिक बना सकते हैं। पहले हम अल्कोहल बनाने की कोशिश करें। इस C2H6O में से OH अलग कर दो, कर दिया। अब बचा क्या? C2H5। तो हो सकता है ना ये क्या बन गया आपका? ये बना हमारा एथिल अल्कोहल, है ना, ये है एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एक तो ये समावयवी बना। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुनो। क्रियात्मक समूह समावयवता ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें अणुसूत्र तो समान लेकिन संरचना सूत्र में अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तो पहला तो हो गया एथिल अल्कोहल। दूसरा ईथर बनाने की कोशिश करें, बीच में O लिख देते हैं और कार्बन कितने? 2। तो एक एक दोनों तरफ संयोजकता पूरी करो, CH3। देखिए जरा दोनों का अणुसूत्र C2H6 है ना, इसका नाम क्या है? डाई मेथिल कीटोन। तो C2H6O के 2 समावयवी बन सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, C3H8O। हम इससे कितने यौगिक बना सकते हैं? तो पहले हम अल्कोहल की कोशिश करें, OH, है ना, तो बचेगा क्या? C3 और H7 बन सकता है ना। ये क्या चीज है? ये है प्रोपिल अल्कोहल, या इसको हम प्रोपेनॉल भी कहते हैं। फिर दूसरा ईथर बना के देखें तो O सेंटर में है, कार्बन कितने? 3। तो ये देखो हमने ऐसे अलग अलग लिख दिए। 8 हाइड्रोजन, तो CH3 C2H5 बन सकता है ना, 5 और 3 8। तो ये कौन सा ईथर बन गया आपका? ये बन गया हमारा एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, अच्छा हम एक कीटोन की कोशिश करके देखें क्या? कीटोन में कितने कार्बन आते हैं? कम से कम 3। तो हाँ, 3 कार्बन तो है हमारे पास में, है ना, 3 कार्बन। तो 1 2 3, एक ऑक्सीजन भी है। संयोजकता पूरी करोगे तो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 8 हाइड्रोजन तो हो ही नहीं रहे, तो ये नहीं बनेगा। एल्डिहाइड की कोशिश करें, एल्डिहाइड में CHO निकाल दो, बचा क्या? C3H7CHO। हाँ, एल्डिहाइड भी तो बन सकता है, प्रोपेनॉल बिल्कुल बन सकता है, C3H7CHO। इसका नाम है प्रोपेनॉल नहीं, ब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन है ना। ओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे C2 आना चाहिए, तो ये नहीं बन सकता, ये दोनों नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर हमने ये जो दोनों उदाहरण देखे, इसमें एक तो आपका अल्कोहल बना और एक ईथर बना। तो ऐसे अणुसूत्र, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन जब हम उनकी संरचना बनाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह बन जाते हैं, वो क्रियात्मक समूह समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। अब आखिरी और अंतिम समावयवता हम देखते हैं जिसका नाम है मध्यावयता। चौथी समावयवता का नाम है मध्यावयता। मध्यावयता नामक समावयवता ऐसे कार्बनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें ऐसे क्रियात्मक समूह आते हैं जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ईथर, जैसे कि कीटोन, है ना, ये सेंटर में पाए जाते हैं। एस्टर भी तो बीच में आता है। तो ऐसी समावयवता जिनमें
वो क्रियात्मक समूह आते हैं जो बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है C4H10O। हम इससे ईथर बनाकर देखते हैं कितने तरह के हमारे पास ईथर यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या करें, O बीच में ले लें, कार्बन कितने 4 तो 2 2 आधा आधा कर दो, हाइड्रोजन 10 हैं 5 5 कर दो। क्या ये बन सकता है, पॉसिबल है ये? क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर है ना, एक तो ये बन सकता है। दूसरा बना के देखें, अभी अपन ने आधा आधा किया था ना, अब आधा आधा नहीं करते, एक बार इधर 3 बार इधर, यहाँ पे CH3 यहाँ पे C3H7, ऐसा भी तो हो सकता है। 7 और 3 10 है ना, 3 और 1 4। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, मैथिल प्रोपिल ईथर। एक और तरीका हम अपना सकते हैं कि O बीच में ले लो, इधर तो CH3 और इधर C3H7 है ना, इन तीनों कार्बन को अलग अलग लिख दो। क्या डिफरेंस हुआ इसमें और इसमें? आप सोचोगे ये भी तो वही है, मैथिल प्रोपिल ईथर, लेकिन नहीं, दोनों में कुछ तो अंतर होगा ना। ये मैथिल प्रोपिल ईथर है, ये C3H7 है और ये अलग अलग लिखा है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक शब्द आ जाएगा नॉर्मल, N, मैथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर, क्योंकि श्रृंखला को खोल के लिख दिया है। और इसका चौथा एग्जाम्पल CH3O। अब अपने पास कितने कार्बन है? 3 है ना, तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल, और ये ऐसा सीधा नहीं लिखा हुआ है, 1 2 3 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ईथर। तो C4H10O को लेकर हमने कुल कितने समावयवी बना दिए? 4 तरह के। तो इनके अणुसूत्र तो समान है और संरचना सूत्र में अंतर है। यही होता है समावयवता की डेफिनेशन। तो आज हमने कौन सी समावयवता पढ़ी? संरचनात्मक समावयवता, जिसके 4 भाग थे। पहला भाग था श्रृंखला समावयवता, दूसरा भाग था स्थिति या स्थान समावयवता, तीसरा क्रियात्मक समूह समावयवता और अंतिम था मध्यावयता। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इसको लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस करना। और जो दूसरा भाग है त्रिविम समावयवता, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।